वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुबह स्टडी के चैनल पे। मैं शुरभ द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ और हम देखेंगे घटना चक्र की जो टो की प्रैक्टिस सेट है उससे रिलेटेड हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आज इसमें 150 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। पहले प्रैक्टिस सेट में पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी हमारे पहले खंड में सेक्शन में दिया गया है और यह इस प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। ठीक है, तो हिंदी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसे ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, मेरा लाइव स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो विकल्प है हमारा कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन या परिपत्र। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना। देखिए, इसमें अधिसूचना जारी की जाती है, चाहे कोई आदेश हो, अधिकार हो, ठीक है, जो प्रकाशित किए जाते हैं, तो नियम हो और नियुक्तियों के लिए, इन सब के लिए क्या हमें अधिसूचना जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखेंगे हम पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं जो चंद्रबरदाई की रचना है, तो इसे किस काल में लिखा गया? तो इसके लिए विकल्प है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई जी ने लिखा, तो इसे आदिकाल में लिखा गया। किस काल में? आदिकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गौ शब्द का वचन पहचानिए। अर्थात आपको पहचानना है कि गौ शब्द में कौन सा वचन है। एक वचन है, सदा बहुवचन है, एक वचन है, सी बहुवचन है और डी सदा एक वचन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक वचन। गौ शब्द में एक वचन है। क्यों एक वचन है? कि गौ का बहुवचन क्या हो जाता है? गौवे हो जाता है। ठीक है, गौ का बहुवचन क्या हो जाता है? जैसा कि हम जानते हैं गौवे हो जाता है। ठीक है, तो ये एक वचन है। ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए हमारा इसका एक वचन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। 32 है, 34 है, 33 है, 36 है। देखिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 25 तो हमारे स्पर्शी हैं। ठीक है, स्पर्शी हैं कितने? 25। ठीक है, और 4 हमारे अंतस्थ हैं, 4 अंतस्थ हैं। ठीक है, और 4 ही हमारे क्या हैं? ऊष्म हैं, आप जानते ही होंगे। तो अगर हम इन्हें सब ऐड करेंगे तो 25, 25 4 29, 29 4 33। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे कितने व्यंजन हैं? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, तो वह कौन सा शब्द अशुद्ध है उसे हमें छांटना है। ठीक है, दैहिक, नौकर, प्रौढ़, पौरुष। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हम नौकरी यानी ये अशुद्ध है। अगर हम नौकरी लिखते हैं तो नौकरी ऐसे लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे नौकरी लिखा है, नौकरी अशुद्ध वर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा गलत है वही हमारा राइट है, तो इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी वर्तनी ठीक है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, आपको ये बताना है इसमें। रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है ए रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता तथा डी रचयिता। तो इसमें आपको कौन सा शुद्ध लग रहा है, अब आप बताइए। तो इसमें हमारा सी राइट है। क्या होता है? रचयिता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गायक का संधि विच्छेद। गायक में कौन सा संधि विच्छेद है? ठीक है, तो इसका हम संधि कैसे करेंगे? तो गायक का संधि विच्छेद गय धन अक। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गय धन अक। ठीक है, और कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? अयाधि संधि। गय धन अक, गय यानी अय, तो इसमें अयाधि संधि हो जाएगी, अयाधि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नाविक को हम तोड़ेंगे नौ धन इक, नौ धन इक। इसमें आओ आएगा, औ और ई मिलके आओ बनता है। ठीक है, तो यह भी अयाधि संधि हो जाएगी और इसमें नौ धन इक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे आमरण में कौन सा समास है। आमरण, आमरण में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो इसमें आमरण का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो मरण तक, आमरण मतलब मरण तक, तो इसमें कौन सा समास है हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्योंकि अव्ययी समास का पहला पद जो है अव्यय होता है। ठीक है, इसमें उपसर्ग भी सम्मिलित है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नंबर हम देखते हैं कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है नीलगाय, और ठीक है, ऑप्शन बी है प्रीशिखा, ऑप्शन सी है कृताकृत और ऑप्शन डी है विद्याभ्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी विद्या अभ्यास। विद्या अभ्यास में जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, और बाकी सभी में कर्मधारय समास है। जैसे नीलगाय और प्रीशिखा, इसमें पहला पद विशेषण है, इसमें प्रीशिखा में पहला पद विशेषण, कृतकृत में दोनों पद विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है। तो 11 नंबर, उपसर्ग व शब्दांश है जो, उपसर्ग कौन सा शब्दांश है जो। ऑप्शन ए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है उपसर्ग, या ऑप्शन सी देखते हैं हम, या किसी शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग, या शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। तो आपको बताना है कि उपसर्ग क्या होता है। तो आप हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है, उपधन सर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अलंकार जो कि अलम उपसर्ग से बनता है, जिसमें राइट आंसर डी हो जाएगा अल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा अलम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है ये आपको बताना है। शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है या पद्यांश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय होता है, क्या होता है, शब्दांश होता है, यानी प्रत्यय जो है वो किसी शब्द का अंश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करो। आपको बताना है तत्सम कौन है। तत्सम आप समझ ही रहे हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट लिया गया है बोलचाल भाषा के लिए। ऑप्शन है अंश, ऑप्शन बी है अंश, ऑप्शन सी है अस एंड ऑप्शन डी है अश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंश, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। तत्सम है, अंश मतलब कहते हैं ना कुछ अंश यानी भाग। ठीक है, और अंश का अगर देखा जाए तद्भव तो हो जाता है अश। ठीक है, तो हालांकि ये नहीं, हमारा तत्सम पूछा है तो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहेंगे हम। पहला ए तत्सम, बी विदेशज, सी विदेशी, डी तद्भव या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। जो संस्कृत से या प्रकृति से विकृत होके आए हैं उन्हें ही तो हम तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। देश जो देश में जन्मे, विदेश जो विदेशी भाषाओं से अन्वित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है गृध्र, ऑप्शन बी है गोधूम, ऑप्शन सी गो या डी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं शब्द का तत्सम रूप होता है गोधूम। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट ठीक है, जबकि गृध और गो तथा ग्रंथि ये सब तत्सम शब्द हैं, और इनके तद्भव अगर देखा जाए तो गृध का गीध हो जाएगा, गो का गाय हो जाएगा, तो ग्रंथि का गांठ हो जाएगा। ग्रंथि यानी गांठ को कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ग्रंथि पड़ गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मतलब जो तत्सम नहीं है, जो संस्कृत से अपडेटेड करके लिए गए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ऑप्शन ए जल, बी नग्न, सी तीन या डी भ्रमर। जल तत्सम है, बी नग्न तत्सम है, भ्रमर यानी भंवरा तत्सम है, सी हमारा जो है यहाँ तद्भव शब्द है। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा ए आप, बी चलना, सी आकाश या डी लंबा। तो इन चारों में संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा आकाश। आकाश जो है नाउन है, आकाश नाम भी रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। क्रिया से जो बनती है, ठीक है, जैसे इसमें देखना क्रिया क्या है और उससे हम क्या भाव बन रहा है। तो
ए थकावट, बी बुराई, सी आलस्य, डी बुढ़ापा। देखो बुरा से बुराई, तो बुराई तो भाव हो गया बट बुरा कोई क्रिया नहीं है। आलस्य भाव है, क्रिया इसमें नहीं है। बुढ़ापा भाव है, बूढ़े से बुढ़ापा। और सी जो है थकावट, यानी थकना क्रिया है और थकावट भाव है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है। 20 में चलते हैं हम। तो इसमें देखते हैं, उसने पत्र लिखा है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। ठीक है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, या डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के वैसे 6 भेद होते हैं, हम जानते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न, निजवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, हम ये जानते हैं। तो इसमें कौन से पुरुष, जैसे उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, या अन्य पुरुष होता है। तो वह, उसे, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, वे, ये सब जो है, ये इत्यादि जो हैं, ये अन्य पुरुष में आते हैं, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुष में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 21 नंबर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण या विशेष, या ऑप्शन डी विशिष्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विशेषण। जिस शब्द संज्ञा से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है उसे हम विशेषण, एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। पद, रूप, धातु, शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया कहलाते हैं, ऑप्शन बी वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, या वाच्य कहलाते हैं। देखिए क्रिया, लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन, तो वचन तो बात ही नहीं आएगी इसमें। लिंग, वचन, कारक, क्रिया, क्रिया में लिंग, वचन, कारक का इफेक्ट पड़ता है, वाच्य में भी पड़ता है। अव्यय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण, अब देखते होंगे आपने अरण्य कांड भी सुना होगा। अरण्य कांड का मतलब होता है जंगल से रिलेटेड, यानी जो काम जंगल में हुए हैं, जो कांड। ठीक है, तो अरण्य का पर्यायवाची जंगल होता है। और हालांकि यहाँ पे जंगल नहीं लिखा है, तो अरण्य में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें कांतार, बी आभारी, सी कुलीन, या डी शस्य। तो अरण्य क्या क्या हो जाता है? कांतार होता है। ठीक है, पर्यायवाची। नेक्स्ट अगर हम जैसे आभारी का देखें तो कहते हैं आभार प्रकट करना। आभार शब्द के लिए अनुग्रहित का प्रयोग करेंगे, एहसानमंद का, कृतज्ञ का प्रयोग करेंगे, शुक्रगुजार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उपकृत का प्रयोग करेंगे, कृतार्थ का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम कुलीन का देखते हैं तो कुलीन के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? पूज्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुलीन। श्रेष्ठ का प्रयोग करते हैं, श्रेष्ठ। ठीक है, और उच्च या संभ्रांत या अभिजात का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, सस्य, अगर शस्य में देखेंगे तो सस्य के लिए सस्य हम किसे कहते हैं? सस्य अनाज को कहते हैं। ठीक है, अनाज को कहते हैं हम सस्य। तो इसके लिए अनाज को हो जाएगा, अन्न हो जाएगा, तृण हो जाएगा, या धान्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 26 नंबर पे अपने। तो इसमें कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए तरंगड़ी, बी सरोज, सी तड़ाग, या डी मृगांक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरोज। ठीक है, सरोज। अध का विलोम, अध मतलब अधूरा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण, समाप्त, रति, या खत्म। तो अध का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ का समाप्त, रति यानी और खत्म, यानी कहते हैं ना खत्म हो गया, यानी स्टार्ट, प्रारंभ का खत्म या समाप्त। नेक्स्ट हम देखते हैं 28 नंबर में चलते हैं। जागृत का विलोम क्या होता है आपको बताना है। जागृत का विलोम क्या होता है? जागृत मतलब जागना होता है। तो इसका ऑप्शन है निद्रा, बी सुस्त, सी सुप्त, या डी सुषुप्ति।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्त। 29 में देखते हैं, मैंने स्पेस में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है कि उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। आपको बताना कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ए अंतःकरण, बी मन, सी चित्त या डी आत्मा। मैं अब यहाँ पे हम रख के देखते हैं, मैंने अंतःकरण में सोचा, अंतःकरण मतलब अंदर के करण, और अंदर से भी अंदर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने मन में सोचा, ये राइट हो जाएगा, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सीधे 30 नंबर हम देखेंगे, संगीत के द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, स्पेस है, संगीत के द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है आपको बताना है। अधिकार प्रभावित होता है, कर्तव्य, शरीर या आचरण। तो शरीर, संगीत के द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, और उससे संगीत से उसके आचरण का पता भी चलता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 31 नंबर पे चलेंगे। 31 है, जिसकी आशंका की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है, ठीक है। ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आशान्वित या डी प्रत्याशा। तो 31 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित, यानी बी नंबर इसका हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 32 नंबर पे। 32 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं थोड़ा सा। 32 नंबर हम देखते हैं, लिखा है जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ए चंद्रशेखर, बी चक्रपाणी, या सी चक्रधर या डी चंद्रचूड़। देखिए, ए चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर का अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है जिसके सिर पर चंद्रमा हो, ठीक है। तो चंद्रमा शिव भगवान के ऊपर है, बट हमें हाथ में पूछा है। बी हम देखेंगे चक्रधर, तो ये चक्र को धारण करने वाला, ये भी नहीं होगा, सी उसी में। और डी हम देखेंगे चंद्रचूड़, अर्थात जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा है, तो ये भी नहीं होगा। और हमसे पूछा है हाथ में, यानी चक्रपाणी, अर्थात जिसके पाणी में चक्र है। नेक्स्ट 33 नंबर देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए मूर्ख बन जाना, सी अपमानजनक बात करना, बी अपमानजनक बात करना, सी बुद्धि भ्रष्ट होना, या डी बेफ्रिक होना। तो इसका राइट आंसर है बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना। नेक्स्ट है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए छोटे शिशु को तलाशना, ऑप्शन बी अत्यधिक शरारती बालक, या सी पास में रखी वस्तु रखे हुए चारों ओर खोजना, या डी है छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। 35 नंबर है, अकेले चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए एक चना किसी काम का नहीं होता, ऑप्शन बी एक चना शक्तिहीन होता है, या सी अकेले व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, या डी चने से भूख नहीं मिटता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। 36 है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है आपको बताना है। में जब पानी बरसता है, ये कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो ए है आपका संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या डी क्रिया उपवाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। ए प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, बी सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, सी जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है, या डी राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिश्रित वाक्य और आश्रित उपवाक्य है इसमें, ठीक है। एक मुख्य वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। 38 नंबर में देखेंगे, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। ए मैंने, बी विद्यालय, सी जाना, या डी है। तो देखिए विद्यालय सही है भी सही है, जाना भी सही है, ठीक है, ये भी सही, विद्यालय भी सही है, और मैंने यहाँ पे गलत है, तो मैंने हमारा अशुद्ध वर्ड हो जाएगा, वही राइट है। 39 से देखते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ए 4, बी 2, सी 3 या डी 5। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य,
कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट हम 40 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, यानी कर्ता में कौन सा परसर्ग लगता है। तो आपको अगर कारक चिन्ह याद होंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्ता ने यानी यहाँ पे ने परसर्ग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 41 नंबर। 41 में क्या है, हरिमोहन अपनी बहन से पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। 41 नंबर में बोला है कि जो बहन को पुस्तक देता है में कौन सा कारक है। ए कर्म कारक है, बी संप्रदान है, या सी संबंध है, या डी अधिकरण है। यहाँ पे बहुत से लोग गलत करेंगे क्वेश्चन को। एक्चुअली वाक्य में रेखांकित शब्द बहन को पुस्तक देता है में संप्रदान कारक है, तो बी राइट हो जाएगा। क्यों संप्रदान कारक है, कर्ता के द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि कर्म को, यानी यहाँ पे कर्म कारक होगा, नहीं, कर्म नहीं होगा, संप्रदान कारक होगा। 42 में चलते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो ए पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, बी स्त्रीलिंग और डी उभयलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। अपवाद में कौन कौन से आते हैं, छोटी, ठीक है, और बड़ी ई और री, ये तीन ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। तो ज़्यादातर वर्ण पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, ए जवाब, बी गुलाब, सी हिसाब, या डी शराब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शराब। शराब जो है अरबी भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का। नेक्स्ट हम देखेंगे 44। क्रिया के उस रूप को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी परिमाण बोधक विशेषण, या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अव्यय, या ऑप्शन डी काल। तो क्रिया के ऐसे रूप को हम काल कहते हैं, और काल तीन प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 45 नंबर। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए परिमाण, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। वह बहुत ही सुंदर है। ठीक है, सुंदरता और बहुत, ये मतलब बहुत ही सुंदरता, ये उसके गुण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 46 नंबर है हमारा। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, उसे आपको बताना है। ए अंतर्धान, बी अनुगृहित, सी अध्यात्म, या डी आधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्म। जो वर्तनी है हमारा आध्यात्म या अशुद्ध है। तो यहाँ पे शुद्ध क्या हो जाता है आपको बताना है। शुद्ध देखिए अध्यात्म नहीं होता, यहाँ पे शुद्ध हमारा हो जाता है आध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म। ठीक है, बड़ा की मात्रा यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा सी राइट हो जाएगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। ए आर्य भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से, या बहुरूपी परिवार से है। तो कन्नड़ का हम जानते हैं द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ हुआ, तेलुगु हुआ, ठीक है, या तमिल हुआ, या मलयालम हुआ। ठीक है, मलयालम, ये सारी भाषाओं का संबंध जो है द्रविड़ भाषा से है, और कन्नड़ जो कर्नाटका की राजभाषा है। ठीक है, 48 हम देखेंगे। निम्नलिखित भाषाओं को उनके क्रम विकास में व्यवस्थित कीजिए। ए प्राचीन संस्कृति, बी शौर सैनी, सी लौकिक संस्कृति, डी पश्चिमी हिंदी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो प्राचीन संस्कृति है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये गलत हो गए। और दूसरे पे हमारी लौकिक संस्कृति आ जाएगी, लोगों की द्वारा बोली गई संस्कृति, तो ऑप्शन सी इसमें है, तो ये राइट हो जाएगा। और उसके बाद फिर शौर सैनी तथा पश्चिमी हिंदी, तो हमारा ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है। मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा। ए भार प्रयोग, बी जन संचार, सी व्यापक उपभोग, या डी व्यापक प्रतिरक्षा। तो आपको बताना है मास कंजप्शन का जो है हिंदी में क्या पर्याय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक उपभोग। ठीक है, तो व्यापक उपभोग हमारा विकल्प सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवर ज्वाइड। इसका ऑप्शन ए है मैं उल्लासित था, बी मैं खुशी से ऊपर था, सी मेरा दिल बाग बाग हो गया, या डी मेरा खुशी ज़्यादा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। यहाँ पे ये हो सकता था मैं उल्लासित था, बट ये गलत लिखा है यहाँ पे, मैं उल्लासित था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं उल्लासित था होना चाहिए था। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, इसलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। हमारी स्टार्ट हो गई, तो क्या नंबर हम देखेंगे। इसमें है निम्नलिखित में नाम समूहों में असंगत को पहचानना है। सबसे पहला अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, नाशपाती, अनार। तो ऑप्शन ए में है सलाद पत्ता, बी में है कीवी, सी में है नाशपाती, अनार। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे नाशपाती तो फ्रूट्स है, अनार भी फ्रूट्स है और कीवी भी फ्रूट्स है, बट ये सलाद पत्ता जो है ये वेजिटेबल्स में आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 52 नंबर चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रदर्शित करेगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क पे कौन आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे फिगर बना, जैसे ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये 90 एंगल देखिए यहाँ पे टर्न हो रहा है, आपको देखना है कि ये 90 एंगल टर्न हो रहा है, तो आपको पूरा एक्चुअल में 90 एंगल को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। तो हमें इसको 90 एंगल टर्न करना पड़ेगा। ये 90 एंगल पे टर्न नहीं है, ये भी टर्न नहीं है, ये टर्न तो है बट ऊपर वाला सिरा टर्न नहीं है, केवल अंदर का ही सर्कल जो है टर्न है, तो ये भी गलत हो जाएगा और हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर हम शेप देखेंगे और ये देखेंगे तो सेम एक जैसे पूरे रोटेड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 53 नंबर। नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इनमें से एक जो भिन्न है उसमें आपको छांटना है। 5 शब्द हैं उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी तथा ब्रह्मांड। ऑप्शन ए है ब्रह्मांड, बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है उपग्रह और या ऑप्शन डी है तारा। जिसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही हमारे उपग्रह भी आएंगे, तारे भी आएंगे, सूर्य भी आएंगे और पृथ्वी भी आएंगे, तो ये सब एक जैसे हुए और ब्रह्मांड हमारा जो है डिफरेंट है, इसलिए। नेक्स्ट हम 54 नंबर देखेंगे। 5 विषय दिए गए हैं, निम्न में 4 में से किसी एक तरह से समान है और शेष एक अलग है, बेमेल है, जो आपको चेक करना है। भौतिक, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। ऑप्शन ए है वनस्पति विज्ञान, बी है रसायन विज्ञान, सी है भौतिक विज्ञान या डी है भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगोल। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो है साइंस से रिलेटेड हैं और ये जो साइंस से रिलेटेड नहीं है भूगोल। ठीक है, नेक्स्ट हम 55 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए एक किए गए सर्वेक्षण का परिमाण है। आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प की पहचान करें जो गलत है। ठीक है, तो हमें उस विकल्प का पहचान करना है जो गलत है। ऑप्शन ए दिया है इसमें, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है, तो आप इन्हें टोटल ऐड करेंगे तो 54 आना चाहिए। तो टोटल अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, राइट है, 54 आ भी रहा है अगर हम टोटल ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा सही है। फिर बोल रहा है 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं, तो आप हिंदी वाले सेक्शन में जाइए 12, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए एक बार हम लिख देते हैं, हिंदी वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको 12 + 8 + 3 + 7, ठीक है, टोटल ऐड करेंगे तो 30 आएगा, तो ये भी सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी नंबर, 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। ठीक है, सी नंबर है 30 कर्मचारी जो है मराठी नहीं बोल सकते, तो बाकी मतलब 30 होने चाहिए जो मराठी नहीं बोल सकते, यानी जो अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, ऐसा आपको चेक करना है। तो 12 + ऐसे 8 और 10, तो ये भी राइट है हमारा, 30 आ रहा है, तो डी हमारा जो है सही हो जाएगा 23। ठीक है, 23 कर्मचारी जो केवल 2 भाषा बोलते हैं, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे 56 नंबर पे। 100 अभ्यर्थी, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको दिखना भी चाहिए, अगर बहुत जूम इन करने पे फिर ऑप्शन नहीं दिखेंगे। 100 अभ्यर्थी के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर, वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई। 50 अभ्यर्थी को वेनिला पसंद है, 43 को चॉकलेट पसंद है, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया,
11 ने चॉकलेट तथा स्ट्रॉबेरी को, और 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया, और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट तथा स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनिला पसंद नहीं किया है? तो आपको यहाँ पे जो वेनिला पसंद नहीं किया है उनको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप इधर एक बना लेंगे चॉकलेट का सर्कल, ठीक है, इसे हम नाम देंगे चॉकलेट यानी सी, और एक बना लेंगे हम वेनिला का, ठीक है, इसे हम नाम देंगे वी, ठीक है, और एक हम बना लेंगे स्ट्रॉबेरी का, ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे एस, ठीक है। तो 5 तो ऐसे हैं जो हमारे कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 ने सभी तीनों फ्लेवर को पसंद किया है, ठीक है। 13 जो है चॉकलेट और वेनिला को पसंद कर रहे हैं, तो चॉकलेट और वेनिला में 13 यानी 5 तो आ गए, तो 8 और आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी में फिर 6 आ जाएंगे, और यहाँ पे 7 आ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में टोटल जो है कितने थे, अब ये देखना, स्ट्रॉबेरी में टोटल तो 7 5 12 12 6 18 18 10 28, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे स्ट्रॉबेरी में, वेनिला में 30 और आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 24, ठीक है। अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो उन्होंने पसंद किया लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया, ऐसे कौन है? तो ऐसे हमारे ये जो सर्कल है ये वाला, ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसे हैं जो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किए बट वेनिला को नहीं पसंद किए, ये 6 लोग ऐसे हैं, तो हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 57 में चलेंगे। नीचे दिए गए त्रिभुज में विवाहित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज देखिए विवाहित को दिखा रहा है, तो हम त्रिभुज जो है विवाहित में रख लेंगे। विवाहित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। आयत नियोजित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। आयत नियोजित है, ठीक है, तो यहाँ पे हम नियोजित लिख लेंगे। त्रिभुज जो है विवाहित और वृत्त जो है गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो है गोल्फ, चलो हम ऐसे लिख लेते हैं, गोल्फ को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अविवाहित में हो, और अर्थात विवाह वाले में नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, नियोजित में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या है, हमारा ए है, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 58 में। नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो है अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त गायक का प्रतिनिधित्व करता है, तो वृत्त में हम जी लिख लेते हैं, गायक का प्रतिनिधित्व करता है। और आयत अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है, आयत तो ए बी लिख लेते हैं, अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है। तो वह हिस्सा चुने जो उन अमेरिकी गायक का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिनेता नहीं है, ठीक है, अर्थात आयत में नहीं होना चाहिए और गायक और अभिनेता में आना चाहिए, गायक और अमेरिका में आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सेक्शन, ऐसा सेक्शन ए नंबर हमें दिख रहा है, तो 58 का हमारा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए कहाँ पे है, ए में ये दिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट है 59। इसमें आपको त्रिभुजों चित्र में कितने त्रिकोण हैं, आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं आपको ये गिनने हैं, तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी 3 हो गए, ठीक है, और ये वाला भी सेक्शन हम ले लेंगे, तो ये भी एक 3 हो जाएंगे, और टोटल का फलक हम देखेंगे तो एक ही हो जाएगा, अर्थात टोटल एक ही हो जाएगा। तो 3 चौक 12 और एक 13, 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर में कह रहा है एक मानक पाशा हुआ होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है, ठीक, अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो नीचे दी गई आकृतियों में से किसे मोड़कर हम ऐसा मानक पासा तैयार कर सकते हैं, आपको बताना है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं विपरीत में से हम देख लेंगे 2 और 5 तो ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 नहीं आएगा, तो ये गलत है हमारा। मानक पासा हम देखेंगे 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो भी 7 आ जाएगा, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो भी 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर में हम चलेंगे, देखते हैं।
नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, बाद में वह सीधे 3 किलोमीटर गया। इसके बाद वह बाएं मुड़कर मछली बाजार पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच की सबसे छोटी दूरी, ठीक है। तो नियाज जो है अपने मछली तालाब से, यानी हम मान लेते हैं नियाज यहाँ टी से चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यह 2 किलोमीटर चलता है मछली तालाब से मछली बाजार जाने के लिए। वह सबसे पहले सीधे 2 किलोमीटर उत्तर में चल रहा है, तो उत्तर में हम चलेंगे 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह 3 किलोमीटर राइट में मुड़ गया, राइट में मुड़ गया है, ठीक है, 3 जाता है। फिर वह सीधे स्ट्रेट जाएगा। इसके बाद वह बाएं मुड़ जा रहा है, सॉरी बाएं मुड़ता है और वहाँ से फिर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जो सबसे छोटी दूरी निकालनी है, तो ऐसे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। और ये सेक्शन को हम देखिए पूरा कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा जब ये दूरी हमारी 2 है और यहाँ पे भी दूरी हमारी कितनी है, 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा एक प्रकार से। और ये हमारा और हमें निकालना है ये, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हमारी दूरी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर के 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा √25 यानी 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी, तो ये भी जैसे हमने बताया सिंपल ही है, घर और चर्च के बीच की दूरी निकालना है आपको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि घर और चर्च के बीच की ही दूरी निकालना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर निकाल लेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, एक अधिवर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको पता है साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 2, ठीक है। तो हमारा लीप ईयर ने अधिवर्ष ही पूछा है, तो लीप वर्ष का तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 64 हमारा देखते हैं, निम्नलिखित 4 चिन्ह हैं आकृति में दिए गए हैं। आकृति अन्य 3 किसी तरह समान है, तो इसमें आपको विषम को चूज करना है, ठीक है। चारों विकल्प में आपको विषम चुनना है। देखें यहाँ पर हम देख रहे हैं बाकी सब जो है अल्फ़ाबेट के अपोजिट डायरेक्शन में, मिरर डायरेक्शन में है, और बी जो है हमारा किसी से नहीं मेल खा रहा है, तो बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं हम, ये पूरब की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो एक हम चलाएंगे पहले पूरब में, ठीक। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, तो बायां यहाँ देखें, इसे फिर से बना लेते हैं। ये पूरब की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो पूरब में पहले 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, नहीं, पहले वह दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो दाहिने मुड़ के 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ के वह फिर 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो अब वह फिर 8 किलोमीटर चलेगा बाईं ओर मुड़ के, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो गया। वह अपने प्रारंभ से कितने स्थान पे दूरी पे, तो देखिए ये इसका प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से उसने 5 किलोमीटर चला है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे दूरी तो ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, यानी टोटल वह अब 5 + 10 यानी 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा 66 में चलेंगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सवालों में एक कथन के 2 पूर्वानुमान दिए गए हैं, ठीक है। कथन और पूर्वानुमान का है, तो आप इसे बताइएगा। कथन यह है, भारत दुनिया के कुल IT उद्योग में 55% की हिस्सेदारी रखता है। पूर्वानुमान क्या है आपका, पहला
विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम के उपभोक्ता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं, या बी केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइएगा। देखिए, इसमें देखा जाए तो ना भारत विदेशी कंपनियां सस्ते समय पर देकर भारत में आते हैं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि सब यहाँ पे सस्ते ही है, ठीक है। और केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए सब्सिडी प्रदान की, तो ऐसा भी नहीं है कोई सब्सिडी मिला हो, तो बोथ रॉन्ग हो जाएंगे। इसमें दोनों जो है अंतर्निहित नहीं है। तो आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? दोनों पूर्वानुमान 1 और 2 अंतर्निहित नहीं है, न पूर्व, तो इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 67 है, थोड़ा सा दूर ही रहना पड़ेगा, इसका जूम आउट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है हमारा, सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं, ठीक है। सभी क्लोरीन उपयोगी हैं। तो आप इसे चाहे तो ग्राफ से भी बना के कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, देखिए ऑक्सीजन सभी क्लोरीन उपयोगी हैं, कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, आपको बताना है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्लोरीन इसमें आ जाएंगे, सभी क्लोरीन है तो कुछ क्लोरीन भी उपयोगी हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। आप इसे 150 से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी है, कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन का ऑक्सीजन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग डायग्राम में आ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी केवल हमारा जो है एक ही फॉलो कर रहा है, तो केवल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक अनुसरण कर रहा है। 68 में देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब दें कि निम्नलिखित कौन सा तर्क मजबूत है। कथन, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? तो तर्क क्या है? हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति के सहारे की आवश्यकता को इंगित करता है। बी हमारा सेकंड है, नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। तो 68 में हम देखेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों तर्क अपनी तरह पे मजबूत हैं, क्योंकि हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को तो दर्शाता है, और ज़्यादा सहारा से आप जानते हैं कि फर्जीवाड़ा भी, गैर संगठन जो है फर्जीवाड़े पनपते हैं, ठीक है। तो बोथ राइट हो जाएगा यहाँ पे। 69, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों तर्क मजबूत हैं। 69 में देखें, नीचे दिए गए सवालों में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर दो पूर्वानुमानों पर विचार करना है तथा तय करना है उनमें से कौन सा। तो आप कथन और पूर्वानुमान का क्वेश्चन है, देखें। कथन है, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं है, ये हमारा कथन। तो ये कहने से पहले हमारा क्या अनुमान रहा होगा? ए, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। बी, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो केवल पूर्वानुमान एक ही सही है, कि विषय तकनीकी जरूरी नहीं है कि तकनीकी का ही प्रैक्टिकल हो, है ना। तो ये केवल हमारा एक ही अंतर्निहित हो गया, ठीक है। 70 नंबर चलते हैं। नीचे दिए गए सवालों में दो कथन 1 और 2 हैं, तय करें। सवाल दिए गए हैं, क्या इसके लिए कितने कथन की जरूरत पड़ेगी। तो कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है? आपको नायर की दिशा बताना है कलई के संदर्भ में। तो हम देखेंगे कि कौन से विकल्प से इसका हम आंसर दे देंगे। कलई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है, विजय कलई के से पश्चिम में 5 मीटर। यहाँ पे कलई का नाम आया बट नायर का नाम नहीं आया। तो आगे हम चलते हैं, नायर विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूर है, पश्चिम से 5 मीटर दूर। तो यहाँ पे विजय से रिलेटेड तो हमें यहाँ पे दिया नहीं गया था, तो इसलिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। 71 देखते हैं, बोन आर्थोपोडिस्ट, नहीं, बोन को कौन देखता है? अगर देखा जाए तो आर्थोपोडिस्ट देखता है, ठीक है। तो कैंसर को कौन देखा जाएगा? कैंसर का स्टडीज हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे, इसमें लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि रमेश को TBNF TJ लिखा जाता है
मिताली को NJVBNJ लिखा जाता है, तो उसी गुड़ भाषा में रणवीर को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें प्लेस वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, पहले दिखने लगे। तो प्लेस वैल्यू में देखते हैं सबसे पहले से RAMES, R 18, ठीक है, 1, M का 13 और E का 5 और यस का 19 और H का 8, ठीक है। तो 18 से T यानी +2 हुआ है, ठीक है। और 1 से 2 यानी B यानी 2 तो +1 हुआ है, ठीक है। फिर N 13 से 14 फिर +1 हुआ है, फिर 5 से 6 यानी फिर +1 हुआ है, 19 से 20 फिर +1 हुआ है, और यहाँ पे 8 से J, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑड इवन रूल लगा है, जैसा कि हम देख रहे हैं सम के साथ +2 हुआ है और विषम के साथ +1 हुआ है, ठीक है, विषम के साथ +1 हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑड इवन रूल लगाएंगे। तो इसी हिसाब से हम इसमें रणबीर में R यानी 18 है, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, 20 इसमें भी है, T इसमें भी है, ठीक है। ए विषम है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो B हो जाएगा, B इसमें भी है, ठीक है, B इसमें भी है। ये दो तो गलत हो चुके हैं। फिर उसी हिसाब से आगे चलेंगे। यन का होता है 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 यानी P हो जाएगा, P इसमें भी है, P इसमें भी है। देखिए आप जहाँ पे कॉमन डिजिट दिखे आप उसे चेक भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फिर आगे चलेंगे हम B जो भी सम है तो इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे तो B में 2 ऐड करेंगे तो D हो जाएगा, ठीक है। तो C हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 73 देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में फाइट को EHFGS के रूप में कोडित किया गया है तो उसी भाषा में पैसेस को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। आपको बताना है PC को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले F का 6 होता है, F का 6 होता है, ठीक है, और E का 5 होता है, ठीक है, ठीक है। I का 9 होता है, I का 9 तो और H का 8 यानी यहाँ पे क्या हो गया, -1 हुआ है। यहाँ पे भी -1 हुआ है और यहाँ पे 7 से 6 हुआ है, H 8 से 7 हुआ है, यानी ओवरऑल -1 हो रहा है। आपको यहाँ देखना है ओवरऑल जो है -1 हुआ है, ठीक है। तो हमें -1 करना है। 16 में से -1 करेंगे तो 15 यानी O हो जाएगा, ठीक है, O हो जाएगा। I 9 होता है, 9 में -1 करेंगे तो H हो जाएगा, 8 होता है। E में -1 करेंगे तो D हो जाएगा। OHD हम देखते हैं कहाँ मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, OHD BD। एक और चेक करेंगे C में से अगर हम घटाएंगे तो B हो जाएगा, तो हमारा C राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 74 देखते हैं। 74 में FILO का कोड BCDE हो तो XURO का कोड क्या होगा। आपको बताना है XURO का कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं F की वैल्यू 6 होती है, ठीक है। 6 को B कैसे किया गया है, 6 को B करने के लिए इसे डिवाइड किया गया होगा 3 से, तब आएगा 2, ठीक है। I यानी 9, 9 इज डिवाइड बाई 3 करेंगे तो C, ठीक है। तो समझ में आ गया हमें। यहाँ पे हमें डिवाइड बाई 3 करना है, सभी में डिवाइड बाई 3 करना है। S का 24 होता है, 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो 8 यानी H होना चाहिए, H सभी में है। U यानी 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 यानी G7 HG होना चाहिए, तुम्हारा भी ये गलत हो गया, ठीक है। R 18 होना चाहिए, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 6 यानी F होना चाहिए, HGF किस में देखते हैं, A हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 74 में चलते हैं। मान लीजिए A B की पुत्री है, B C की बेटी है, C D का भाई है और D E की माँ। यदि E पुरुष है तो A का E से संबंध क्या है। आपको बताना है A का E से संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए ग्राफ बनाते हैं। A B की पुत्री, A जो है किसकी पुत्री है, B की, ठीक है, B की पुत्री है। B C की बेटी, B जो है ये भी बेटी है बट किसकी, C की बेटी है।
सी डी का भाई है, सी जो है डी से का भाई है, ठीक है। और डी ई की माँ है, यानी डी फीमेल होगी, ई की माँ है, ठीक है, ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ए का ई से संबंध, ए का ई से रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ए का ई से संबंध क्या होगा, ए जो है ई की भांजी हो जाएगी, ए क्या हो जाएगी, ई की भांजी हो जाएगी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 74 में चलेंगे, स्लाइड करके। निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न को सॉल्व करिए। यहाँ पे दिया गया है आपको, ये रिलेशन दिए गए हैं सिंबल के साथ। यदि यम प्लस यन हैज यल तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। तो यम प्लस यन, यम प्लस यन यानी यम, यम पिता है यन का, यम क्या है, पिता है यन का, ठीक है। यम यन का पिता है, ठीक है। यन हैज यल, यन हैज यल कहाँ पे है, यहाँ पे है, यन है। तो यन जो है पुत्री है किसका, यल का, तो यल का पुत्री हो जाएगा। तो यल क्या हो जाएगी, इनकी पत्नी हो जाएगी, और फिर यन पुत्री हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देखना है, यम यल का भाई है, पहला गलत, नहीं, यम यल तो पति पत्नी है। बी में यम यल का पिता है, यम जो है यल का पिता है, गलत, तो पति पत्नी है। यम यल का पति है, यम जो है यल का पति है, तो सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 77 पे। मान लीजिए ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई मादा है तो ए ई से कैसे संबंध, ये भी सेम ऐसा जैसे हमने भी 75 बताया, सेम उसी तरह है। इसे आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम 78। यदि a@b का अर्थ ए बी की बेटी, ए हैज बी का अर्थ, अच्छा यहाँ भी ब्लड रिलेशन का ही है, तो यहाँ पे दिया गया तो w@ का रिलेशन दिया है, तो w के एक भाई और एक बहन है, ठीक है। w के, यदि w के एक भाई और एक बहन है तो इसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, इसे भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, रिलेशन निकाल कर दिखाना है। इसका आंसर होगा जेड जो है एक्स का पुत्र है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब दें कि निम्न में कौन सा तर्क मजबूत है। कथन, क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है, तो तर्क क्या है, हाँ, चूँकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थी। सेकंड है, नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं है, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं है, वृद्धि में नहीं होती, इससे लोगों के कल्याण में भी वृद्धि करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने के 20 साल के बाद भी भारत में अभी भी गरीब लोगों का एक बड़ा प्रतिशत है, तो गरीब लोग का बड़ा प्रतिशत तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड गलत हो जाएगा और फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, तर्क एक जो है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी को टिक करेंगे, केवल तर्क एक मजबूत है। नंबर देखेंगे 80 नंबर में भी दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी से संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेंगे। तो ठीक है, प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, हमें ये दिखाना है जैसे जेड से यू हुआ है, ठीक है, यानी -5 हुआ है। एक्स से यस हुआ है, यहाँ पे भी -5 हुआ है। वाई से टी -5, डब्ल्यू से आर, यहाँ पे भी -5, यानी यहाँ पे -5 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो पी से पी का 16 होता है और -5 करेंगे तो 11, यानी के से स्टार्ट होना चाहिए हमारा, अर्थात हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं 81 नंबर। 81 नंबर में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य सभी से भिन्न है, ठीक है। पहला है कथकली, बी है मणिपुरी, सी है गरबा और डी है ओडिसी। तो यहाँ पे देखेंगे कथकली ये क्लासिकल नृत्य है, मणिपुरी भी एक क्लासिकल नृत्य है, ओडिसी भी एक क्लासिकल नृत्य में आता है, जबकि गरबा जो हमारा ये क्लासिकल डांस में नहीं आता है। गरबा गुजरात में खेला जाता है, गुजरात का नृत्य है सॉरी, और लेकिन ये क्लासिकल डांस में नहीं आता, तो गरबा हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। 82 में देखते हैं
दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 2 से 7 हुआ है, 7 से 16, 16 से 29 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से 7 पे जाएंगे, 5 का डिफरेंट हो गया। 7 से 16 पे जाएंगे, 9 का डिफरेंट है, 9 7 16, 16 से 29 पे जाएंगे, 13 का डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 5 से 9, 9 से 13 यानी +4, ठीक है। और 13 में +4 ऐड कर देंगे हम तो 17, यानी 29 में 17 और हम जोड़ देंगे, 29 + 17, ठीक है। तो 17 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 46, ठीक है। तो 46 हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 83, नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है, ठीक है। हर अक्षर को एक संख्या दी गई है। संख्या के संयोजन का चयन करें और इसे बताएं कि अनुरूप इस व्यवस्थित क्रम में जो एक अर्थपूर्ण शब्द बन सके, ऐसा हमें निकालना है। जैसे क्या लिखा है? RUSGA, तो ये क्या हो जाएगा? RUSGA, यानी ये सीधे से हमें दिख रहा है कि ये शुगर लिखा हुआ है, SUGAR, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम इसे अरेंजमेंट कर देंगे तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शुगर में बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 84 नंबर पे। 84 हमारे किसी कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, ब्रिंजल को रेडिश के रूप में जाना जाता है, रेडिश को कैबेज, कैबेज को ओकरा, और क्या ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी को क्या कहेंगे? तो हम ज़मीन के नीचे जो सब्जी उपजती है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं ज़मीन के नीचे रेडिश होती है यानी मूली होती है, बट यहाँ पे हम रेडिश को कैबेज बोल रहे हैं, यानी बंद गोभी या पत्ता गोभी जिसे हम बोलते हैं। तो कैबेज हमारा राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 85 नंबर। 85 में क्या दिया है? STEMMEMFRV, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में जैसे यम से यम हुआ है अर्थात 0 हुआ है, ठीक है। ई से एफ हुआ है, ई से एफ यानी +1 हुआ है, ठीक है। टी से आर हुआ है, ठीक है, RST यानी -2 हुआ है। और एस से वी हुआ है अर्थात +3 हुआ है, ठीक है। ऐसे ही क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे बी का बी हो जाएगा, देखेंगे तो हम, ठीक है, +1, 0 इंक्रीजमेंट है। उसके बाद पी में हम +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा क्यू हो जाएगा, यानी BQ, ठीक है। उसके बाद हम -2 करेंगे किसमें? डी में -2 करेंगे तो फिर से बी हो जाएगा, यानी BQB। तो हमारा एक ही ऑप्शन है BQB से, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। 86 नंबर है। इसमें दिया यम का वैल्यू 170 है, तो डब्लू का वैल्यू हमसे पूछा। देखिए यम का 170 कैसे आएगा? यम की प्लेस वैल्यू होती है 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169, और इसमें +1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 170। तो सेम हम डब्लू का निकालेंगे, डब्लू यानी 23 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 529, ठीक है, 529, और +1 ऐड कर देंगे इसमें हम तो हो जाएगा 530 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर पे हम। इसमें हम देखेंगे कैसे इसका क्या प्रोसेस है। तो जैसे गेम लिखा है उसके बाद 26 लिखा है, ठीक है। तो गेम से 26 कैसे आ रहा है देखेंगे। GAME यानी 7 1 13 और 5, इसको ऐड करेंगे तो 13 5 18, 18 1 19, 19 7 26, यानी 26, यानी टोटल जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं उनका सम करना है। तो इस हिसाब से हमें बोलना गया है कि कौन सा ऐड करने पे हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे से चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे और जो हमारा राइट होगा उसे हम देखेंगे। जैसे हम बी को ले लेते हैं पहले, अगर अभी तो बी का यम का हो जाएगा 13, एच का हो जाएगा 8, एस का हो जाएगा 19 और यल का हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 52 हो जाएगा, ठीक है। टोटल ऐड करने पे 52 राइट हो जाएगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 88 में क्या बोला है कि 4 बहनें हैं, सुनीता, पुनीता, विनीता और जूली। सभी की उम्र अलग अलग है जो मेरे को नहीं पता है। सुनीता सिर्फ पुनीता से बड़ी, सुनीता को हम यस मानते हैं, और सुनीता को बोल रहा है कि ये पुनीता से बड़ी है, ठीक है, सिर्फ पुनीता से, बाकी से छोटी हो सकती है। सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, सॉरी, सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है। सुनीता जो है
वो सिर्फ पुनीता से छोटी है, ठीक है, बाकी सबसे सुनीता बड़ी है। विनीता जूली से छोटी है, विनीता जो है वो जूली से छोटी है। तो सबसे छोटी है, पूछा चारों में सबसे छोटी, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, और चारों में सबसे छोटी क्या हो जाएगी, विनीता हो जाएगी, ठीक है। चारों में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, विनीता, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 89 पे। इसमें दिया है संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आता है, संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आता है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे, तो संख्या 2 के बाद देखिए, पहले तो इसमें 2 के बाद 3 आ रहा है, ठीक है, संख्या 2 के बाद विषम, तो यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, ठीक है, कट कर दे रहे हैं, दूसरा ये हो जाएगा, विषम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ पे विषम आ रहा है, फिर 2 के बाद फिर विषम आना चाहिए, तो 2 के बाद यहाँ पे 5 आ रहे हैं, टोटल 4 ऐसे डिजिट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 80 नंबर पे। 80 में बोला है ASAT दिया गया है, दिए गए अनुक्रम के सभी संख्याओं को प्रतीक को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर। अगर बोल रहा है इसमें जो सिंबल दिया है इन्हें हम हटा दिए, ठीक है, जो सिंबल दिए गए हैं इन्हें अगर हम हटा दें तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा जो है अल्फ़ाबेट आ रहा है आने वाला, उसमें वो भी देखना कि वो स्वर है, यानी वॉवेल्स की पहचान करनी है, ठीक है। तो देख लेंगे, ए देख लेते हैं सबसे पहले, हम इसमें ए देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है। तो ए एक बार आया, 2 बार आया, ठीक है, ए 2 बार आ रहा है। और हम वॉवेल्स जानते हैं ASDF, तो वॉवेल्स तो इसमें AEIOU, वॉवेल्स में एक यू है, तो यू तो एक ही बार आया, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे हमारा ए जो है यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 91 पे। 91 क्या कहता है, अगर चिन्हों को रोटेट किया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो यानी प्लस भाग को गुणा, ठीक है, गुणा को भाग, माइनस को प्लस में बदल दिया जाए तो नीचे दिए गए व्यंजनों का मान। ये बहुत ईजी है, आपको चिन्ह को रोटेट करके इसे कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम आपको बता देना, इसका राइट आंसर 51 हो जाएगा, ठीक है। बस केवल आपको चिन्ह यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम 92। यदि डॉलर जोड़ का सिंबल हो, @ घटाव का हो, गुणे का हो, एलियन हो, तो ये भी यहाँ पे भी आपका भाग जोड़ का मेथड ही लगेगा, तो इसे भी आप कर लेंगे। 92 इसमें आंसर -1 आएगा, ठीक है, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 29 और 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है। देखिए 29 और 39 के ठीक मध्य में, ठीक है, तो 29 और 39 के मध्य में कौन सी संख्या आएगी, पहले हमें ये निकालना है। तो 20 क्या करेंगे इसे हम 29 + 39 = 2, ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 34, ठीक है। तो 34 हमारा जो है मध्य में आएगा। अब पूछा है उसके तुरंत पहले, तो 34 से पहले क्या आता है, 33 आता है, तो 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, एक पिता अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलवाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, ठीक है, लड़कों की संख्या जो थी वो लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार के स्वरूप दिया। कुल 280 रुपये खर्च हुए। तो लड़कों की संख्या पूछा। अगर हम मान लेते हैं कि बॉय हमारे, देखो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कम है यहाँ पे, तो अगर हम मान लेते हैं गर्ल की संख्या, पहले मान लेते हैं गर्ल की संख्या अगर यक्स थी तो बॉय की संख्या क्या हो जाएगी, x-2 हो जाएगी, ठीक है, बॉय की संख्या x-2 हो जाएगी। अब टोटल जो एक्सपेंस किए गए हैं उस पर हम देखते हैं। तो अब इक्वेशन बनाएंगे हम, बॉय को 10 रुपया दिया जा रहा है तो 10 ब्रैकेट में x-2 और प्लस गर्ल को 20 दिया जा रहा है लड़कियों को, ठीक है। यहाँ भी लड़कियों को देखो वरीता दिया जा रहा है, क्या बोलें, क्वेश्चन में भी लड़कियों के बेनिफिट की बात हो रही है। और टोटल जो है 280 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी से हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x - 20 प्लस का 20x, ठीक है। तो 20x और ये 10x हो जाएगा 30x, और ये माइनस में उधर जाएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 300
क्या हो जाएगा 300/30, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, यानी हमारा लड़कियों की संख्या तो 10 हो गई और लड़कियों की संख्या -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछा है तो 10 - 2 यानी 8 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 95। 95 क्या कहता है, दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, और उसमें तर्क दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं और उसे बताना है कि कथन के आधार पर क्या है वो हो सकता है, निकल सकता है वैल्यू कि नहीं। प्रश्न है, रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ। आपको बताना है कि रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ। तो क्या ये दोनों कथन से पता चल सकता है कि नहीं, ये बताना है आपको। कथन है, वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है, ठीक है। रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ। रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ, उनकी माँ से 31 साल छोटा है। वह अपनी माँ से 31 साल छोटा है, यानी माँ इसकी 31 साल बड़ी रही होगी। 2031 एक है तो माँ इसकी 2000, सॉरी, इसमें आप ये मत करिएगा 2031 में एक में 31 जोड़ दीजिए, नहीं, 2001 में से 31 घटा देंगे यानी तब माँ पैदा हुई होगी। तो हम दोनों की सहायता से अगर देखा जाए तो रंजीत की आयु जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। माँ का पता चल जाएगा तो रंजीत, क्योंकि रंजीत जो है 24 साल ही छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों कथन की जरूरत पड़ेगी, तो केवल कथन एक सही, विकल्प सही नहीं। यहाँ पे हो जाएगा कथन एक और डी नंबर, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। 96 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से अन्य भिन्न है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं बी क्रॉस में है, ठीक है, ये सीधे हैं, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सीधे गए, बाकी सारे जो सिमिलर हैं सिंबल हैं वो क्रॉस में है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 97। 97 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष हैं, 1 और 2 निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन जो है अद्वितीय, बाप रे, सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं, ठीक है। सभी उर्वरक उपयोगी हैं, सभी उर्वरक जो है उपयोगी हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उपयोगी इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, निष्कर्ष कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। पहला कह रहा है कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, दूसरा कह रहा है कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो फिगर तो हमारा मिट गया है उसी से, लेकिन आंसर आपको देना है, ठीक है, फिगर सेम ही रहेगा। तो 97 में तो इसमें हमारा केवल ऑप्शन पहला ही अनुसरण करेगा, सेकंड अनुसरण नहीं करेगा, अर्थात केवल एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। दी गई श्रृंखला में असंगत अक्षर ज्ञात करें। असंगत जो है उसे हमें पहचानना है, ठीक है। 13 से 280 आया है, 14 से 237 और 15 से 276, 16 से 272। तो ये कैसे आया, सबसे पहले आप समझिए। तो यहाँ पे हम विभाजित करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे 13 से 280 विभाजित नहीं होगा तो हमारा विकल्प ए गलत है। 14 से 217 ये भी नहीं विभाजित होगा, ठीक है। और इवन से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ भी ये भी नहीं विभाजित होगा। हाँ, 6 दूनी ये विभाजित हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे 99 नंबर पे। 99 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। जो अन्य से भिन्न है ऐसे विकल्प का आपको चयन करना है। ए है मालदीव, बी है भूटान, सी है नेपाल या डी है सेशेल्स। तो इसमें कौन सा विकल्प भिन्न है। सेशेल्स जो अफ्रीका में स्थित है, जबकि अन्य देश जो है वो मालदीव और भूटान और नेपाल एशिया में स्थित है। तो यहाँ पे सेशेल्स जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 100 नंबर और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। जो एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है, ये ईस्ट में चल रहा है, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद, तो ये 100 मीटर चला है, बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अब यह फिर जो है बाईं ओर चलता है और 45 मीटर मुड़ता है, सॉरी 45 मीटर चलता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ के, ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर फिर से चलता है, तो बाईं ओर मुड़ा फिर यहाँ पे आ जाएगा, 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखो यहाँ पे आ गया है, तो ये कौन सा फेस है, अब आप बताइए कौन सा फेस है। ऊपर नॉर्थ होता है तो नीचे कौन सा हो जाएगा, साउथ, यानी इसका क्या राइट हो जाएगा, साउथ, ठीक है। अब वो दक्षिण दिशा में चल रहा है, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो हड़प्पा काल
का इनमें कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित नहीं है? आपको ये बताना है हड़प्पा काल में ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भाग में विभाजित था। ठीक है, 3 भाग में विभाजित। तो ए लोथल है, बी मोहनजोदड़ो है, सी कालीबंगा या डी धौलावीरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी धौलावीरा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, 2 नंबर पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा उपवेद नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र या आयुर्वेद या डी योग वेद। तो इसमें योग वेद जो है वो उपवेद नहीं है, बाकी सारे उपवेद हैं। ठीक है, 103 में चलेंगे। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ठीक है, मुस्लिम शासक जो पहली बार भारत में आक्रमण किया, तो ए फिरदौसी था या बी मोहम्मद गोरी था, तो मोहम्मद गजनवी था या डी सी मोहम्मद बिन कासिम था। तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था जो पहली बार भारत पर आक्रमण करता है। यही एक मुस्लिम शासक ऐसा था जो पहला बार आक्रमण करता है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? यूपी में है या मध्य प्रदेश में या सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर एमपी हो जाएगा। एमपी में खजुराहो के प्रमुख स्थान स्मारक प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, 105 नंबर में पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी दक्षिणी या डी उत्तरी। तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ठीक है, 6 नंबर में देखेंगे। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ठीक है, तो दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा शासक था? ए वीर पांड्या कट्टोबम, बी राजा राम चोल, सी मार्तंड वर्मा या डी हैदर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने 1747 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। ठीक है, जस्ट आगे हम चलेंगे 7 नंबर पे। ठीक है, प्लासी का युद्ध 7 नंबर में देखें, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ए 1748, बी 1757, सी 1764 या डी 1782। नहीं, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। उसके 7 साल बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, तो हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष जो है कितने रुपए भुगतान करने के लिए सहमत होती है? ए 82 लाख, बी 26 लाख, सी 44 लाख या डी 68 लाख। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 लाख। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मुगल सम्राट को 26 लाख सालाना भुगतान पे सहमत हुई थी। ठीक है, 109 नंबर पे हम चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पे आधारित है? ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पे कौन सा आधारित? भारत सरकार अधिनियम 1892, 1909 या 1919 या 1935। नहीं, 1919 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। ठीक है, 110 नंबर में हम देखते हैं। निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है जेपी नारायण या ऑप्शन डी है एम.एन. राय। एम.एन. राय इज द राइट आंसर। ठीक है, एम.एन. राय ने ही 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्यता थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन बी 15 या ऑप्शन डी 17। तो इसमें कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15 महिलाएं सदस्य थी। तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ए अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी H.C. मुखर्जी या डी K.M. मुंशी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी इज द राइट आंसर। 113 नंबर में चलेंगे। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ नहीं करता, चीन के साथ भी नहीं करता, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, 114 नंबर में हम देखेंगे भारत प्रायद्वीप तक फैला है। भारत कौन से प्रायद्वीप तक फैला है? ए अरब सागर तक फैला है, बी हिंद सागर तक फैला है या सी हिमालय तक या डी बंगाल की खाड़ी। नहीं, भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से गुजरती है? ए गुजरात, बी झारखंड, सी असम या 4th नंबर पे मिजोरम। ठीक है, तो गुजरात से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, गमछा
झार, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। मित्र पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे असम नहीं है, तो इसके लिए असम नहीं होगा, जिसमें असम दिया होगा तो वो गलत हो जाएगा, यानी सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। 16 नंबर में है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए है नेबुलर परिकल्पना जो आर्किमिडीज की है, बी ज्वारीय हाइपोथेसिस जो जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी की है, या सी ग्रही हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मेल्टन ने जो दी है, या डी जो है गैसीय हाइपोथेसिस जो कांट ने दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेबुलर परिकल्पना जो है आर्किमिडीज के द्वारा जो दी गई, ये सौरमंडल की उत्पत्ति से जो है रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 17 नंबर में सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है। सूर्य का जो हम सामने देखते हैं उसे क्या कहते हैं। प्रकाश मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, सी वर्णमंडल कहते हैं, या डी वातावरण कहते हैं, ठीक है। स्थल मंडल नहीं, स्थल मंडल उसके स्थल का कहेंगे। वातावरण एटमॉस्फेयर नहीं, ये भी नहीं होगा। वर्णमंडल ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश मंडल हो जाएगा, ठीक है। 118 में देखेंगे नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है, ठीक है। ए अल्फा सेंचुरी है, बी बर्नार्ड सेंचुरी है, या सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, या डी सीरियस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 का सी नंबर प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। 119 में हम देखेंगे सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। देखिए सकल राष्ट्रीय आय जो होती है जीडीपी उससे जो है निवल राष्ट्रीय आय अधिक होती है, क्योंकि निवल राष्ट्रीय आय में ऐसा क्या जुड़ा होता है। तो निवल राष्ट्रीय में बताना है आपको क्या जुड़ता है। विदेशी आय जुड़ती है, अप्रत्यक्ष कर जुड़ता है, पूंजी खपत भत्ता जुड़ता है, या डी प्रत्यक्ष कर उसमें ऐड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पूंजी खपत भत्ता है। निवल में जो है पूंजी खपत भत्ता जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे 20 नंबर पे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसकी आकलन कौन करता है, ऐसी कौन सी संस्था है। तो ऑप्शन ए दिया है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी दिया है योजना आयोग, या सी वित्त मंत्रालय, या डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका एससीओ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 121 में हम चलेंगे निम्नलिखित में कौन सा आधारित संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि से संबंधित नहीं। आपको इसमें बताना है जो कृषि से संबंधित नहीं हो। तो ए सिंचाई का कृषि से संबंधित है, बी बिना सिंचाई के कृषि हो नहीं सकती, बी सड़कों की उपलब्धता बिना सड़क के भी कृषि नहीं होती क्योंकि उसी से यातायात और वाहन होते हैं, ठीक है। और फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स या अनाज जो होंगे उन्हें ट्रांसपोर्टेशन होता है। सी बीमा, या डी खनन, ठीक है। तो खनन का जो है इससे कोई रिलेटेड नहीं है, बिना खनन के भी कृषि हो सकती है। तो डी इसका गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा, ठीक है। 122 नंबर में हम चलेंगे निम्नलिखित नेताओं में कौन सा नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी। अरे ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ए उमा भारती, बी योगी आदित्यनाथ, सी श्री रविशंकर, या डी महंत परमहंस दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम भी हैं, ये गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं, ठीक है। 123 नंबर पे हम चलेंगे उत्तर प्रदेश में हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। शबरी संकल्प अभियान की जो शुरुआत की गई है वो किस कारण की गई है या किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है गरीबी दूर करने के लिए, बी कुपोषण दूर करने के लिए, सी बेरोजगारी दूर करने के लिए, या डी जो है निरक्षरता दूर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 123 का बी, कुपोषण दूर करने के लिए जो है शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 124 नंबर पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में किससे संबंधित है। जो यूपी ने अपना दस्तक अभियान शुरू किया गया है या किससे संबंधित है। ए जापानी इंसेफेलाइटिस उन्मूलन से संबंधित है, हाँ इसी से है, बाकी विकल्प पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जापानी इंसेफेलाइटिस से संबंधित ही दस्तक अभियान यूपी में स्टार्ट किया गया, ठीक है। 125 नंबर हम चलेंगे, आगे चलेंगे। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए अहमदाबाद में, बी गुरुग्राम में, सी चंडीगढ़, या डी नोएडा में। तो इसका राइट आंसर नोएडा में हो जाएगा, ठीक है। नोएडा में एक्सचेंज जोन का मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। आगे हम चलेंगे 126 में 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया है, ठीक है। ए 4 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 4 फरवरी, या डी 9 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को यूपी में 2016 में प्रवासी दिवस मनाया गया।
जस्ट आगे चलेंगे 127 में, कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यूपी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन नहीं करता, ठीक है, भूटान भी नहीं करता, नेपाल करता है, ठीक है, बांग्लादेश भी नहीं करता। नेपाल जो है यूपी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 128 हम देखेंगे, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? यूपी बिहार से संबंधित है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से, या उत्तर प्रदेश नेपाल से, या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा है उससे हम बुंदेलखंड नामक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। 129 में देखेंगे, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है? पीडीएफ से आप रीड भी कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ए है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी है प्रिंट डिस्पैच फाइल, सी है प्रोटोकॉल डिस्क फाइल, या डी है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 130 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी कुंजी पटल लघु पथ यानी शॉर्टकट कीबोर्ड की विंडोज प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? स्टार्ट मेनू के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी है आल्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस स्किप, या ऑप्शन डी है आल्ट प्लस इंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस स्किप, ठीक है। 131 में चलेंगे, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटिंग का जनक चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, ठीक है। 132, आरएफपी का पूरा नाम क्या है? इसका आईटी सेक्टर में आरएफपी का दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आरएफपी का पूरा नाम क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर पेटिशन? नहीं, इसका राइट आंसर भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हो जाएगा, ठीक है। आरएफपी का पूरा नाम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं 133 में, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? जो वाटसन कंप्यूटर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, आईबीएम का है, गूगल का है, या डेल का है? नहीं, ये आईबीएम का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, माप इकाइयों में सीजीएस प्रणाली जो है निम्नलिखित में से क्या परिमाप है? आप जानते हैं माप की प्रणाली में सीजीएस आती है, एमकेएस आती है, एसआई आती है और एफपीएस आती है। एफपीएस यानी फुट पाउंड सिस्टम आता है, ठीक है। एसआई यानी स्टैंडर्ड सिस्टम जो है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, और सीजीएस जो होती है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली होती है, ठीक है। 1 वोल्ट के कितने बराबर होते हैं? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट जो है 1 जूल के बराबर होगा, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होगा, यदि 1 जूल प्रति न्यूटन के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। 136 नंबर में हम चलेंगे, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन है वो किस तरह से होता है? ठीक है, तो तरल पदार्थ के तुलना में ठोस पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो क्या दूर दूर होते हैं, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, या डी कम बारीकी से बंधे होते हैं? 136 नंबर में, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो ठोस होते हैं उनके परमाणु जो है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, ठीक है, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, ठीक है, सी राइट हो जाएगा। 37 में चलेंगे, हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान होता है? हीरा और ग्रेफाइट की विद्युत चालकता समान होती है, क्रिस्टल संरचना समान होती है, घनत्व समान होता है, या परमाणु भार समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार है जो है इनका समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, घाव का अध्ययन, ठीक है, जो चोट लग जाता है उसकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? एक कालोलॉजी कहलाती है, ऑन्कोलॉजी कहलाती है, टर्मेटोलॉजी कहलाती है, या डर्मेटोलॉजी कहती है? ऑन्कोलॉजी आपने बताया था स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड है, और घाव का अध्ययन जो है वो ट्रामेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। 39 में चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी सेरिब्रम, या डी सेरिब्रम? यहाँ पे आपको न्यूरॉन और नेफ्रॉन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नेफ्रॉन जो है किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक की बेस मूल इकाई है। न्यूरॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व तथा खनिजों का 90% शरीर किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? ठीक है, जो हम भोजन करते हैं वो 90% जो है भोजन का एब्जॉर्ब जो करता है वो कौन सा पार्ट होता है बॉडी का? ए गुर्दा होता है, बी बड़ी आंत होती है, सी पेट होता है, या डी छोटी आंत होती है? तो जो हमारे बॉडी में छोटी आंत होती है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, ठीक है, ये 90% यहीं पे से भोजन का एब्जॉर्ब होता है, सबसे ज़्यादा यही एब्जॉर्ब करती है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये किडनी और ये पेट नहीं, यहाँ पे डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे 141 में, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बना है?
ठीक है। 141 का इसका राइट आंसर मंडला ही हो जाएगा। ठीक है, मंडला जो है पहला जो है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 142 नंबर पे। 42 में है, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। यह कहाँ पे है? भोपाल में है, इंदौर में है, गांधीनगर या वाराणसी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर यानी एमपी में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ पे स्थित है? कुकरेल जो नाइट सफारी पार्क है वो आगरा में है, चित्रकूट में है, सहारनपुर में है या लखनऊ में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी लखनऊ। कुकरेल जो नाइट सफारी पार्क है वो लखनऊ में है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे 144 में, अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 145 में, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। ठीक है। इस लालटेन को क्या नाम दिया गया? ए रोशनी, बी उजाला, सी दीपक या डी दमक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशनी। रोशनी नाम दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जुलाई, 13 अगस्त, 14 अगस्त या 15 अगस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था। ठीक है। 147 में चलेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को संघाई संगठन SCO की स्मृति सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? SCO ने जो है अपनी राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी यूपी में जो है आगरा को, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या यानी वाराणसी को SCO ने अपनी राजधानी घोषित की गई है। ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट है 148 में, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? ए वासुदेव मोही को, बी शरण कुमार लिम्बाले को, सी के शिवा रेड्डी को, डी प्रोफेसर रामदरस मिश्र को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। ठीक है, ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि राम दर्शन दिए किसको दिए? सरस्वती जी को दिए। ठीक है। 149 में चलेंगे, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में, 1986 में, 1995 में या 2000 में? तो भारत में पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित हुआ था। आगे चलेंगे 150 और लास्ट हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन ए है शुद्ध तथा मिलावट रहित होते हैं, बी प्रोटीन समृद्ध होते हैं, या सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, या डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार होते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं जो, उन्हें ही इको मार्क दिया जाता है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। टॉक सीरीज की पहली प्रैक्टिस सेट आज हमारी इसी पे समाप्त होती है। हमारा प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? ठीक है, कोई त्रुटि हो तो वो भी बताइए। कैसा लगा आप जरूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना मस्ट है। ठीक है, आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।